Welcome to Biosphere tutorial. अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। फिलहाल इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कुछ चीज़ें कि इस प्रोसेस के पढ़ने का फ़ायदा क्या है। क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि फिल्मों के अंदर देखा होगा कि एक बंदा है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा मर जाता है या बच जाता है, तो उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है कि इस बंदे के अंदर क्या गलत हुई। तो पता चल जाता है कि इस बंदे ने शराब पिया, शराब के नशे में ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से इस बंदे ने अगले बंदे को ठोक दिया। अब प्रूव कैसे करना है कि इस बंदे ने शराब पिया हुआ है। जिस तरीक़ेकार से हम प्रूव कर लेते हैं कि इस बंदे ने शराब पिया हुआ है, उस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यानी आपके जहन में हो कि क्रोमेटोग्राफी ही एक ऐसा टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से हम ये पता कर सकते हैं कि एक बंदे के खून के अंदर शराब है या नहीं है, या उसके यूरिन के अंदर पेशाब है या नहीं है। डिटेल में लेक्चर के एंड में मैं आपको समझा दूंगा कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। क्रोमेटोग्राफी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। दी प्रोसीजर of separation of different components of a solution or mixture is called chromatography. Is called as chromatography. ये क्या कह रहा है? ये जुमला जो मैंने लिखा हुआ है फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इंक पॉट है, स्याही इंक पॉट जो इसके अंदर डाला हुआ है। लेट्स सपोज इस इंक पॉट के अंदर ग्रीन कलर की स्याही भरी हुई है, इसके अंदर ग्रीन कलर की स्याही है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक और इंक पॉट है जिसके अंदर हमने ब्लू कलर की स्याही भरी हुई है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास तीसरा एक इंक पॉट है जिसके अंदर रेड कलर की स्याही भरी हुई है, जिसके अंदर रेड कलर की स्याही भरी हुई है। तीन हमने स्याही की बोतल लिए, एक के अंदर ग्रीन कलर की इंक भरी हुई है, एक के अंदर ब्लू कलर की इंक भरी हुई है, और एक के अंदर रेड कलर की इंक भरी हुई है। हम क्या करते हैं, इन तीनों से, ये तीनों बोतल हैं, इन तीनों से एक एक कतरा उठा लेते हैं और उन तीनों कतरों को मिक्स करके एक और बोतल के अंदर डाल देंगे। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक दूसरी बोतल है जिसके अंदर हम लोग क्या करें बेटा, ग्रीन से भी एक कतरा उठा के इसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर ब्लू कलर से भी हम इंक उठा के इसके अंदर डाल देंगे, और जिसके अंदर हम लोग रेड कलर की इंक भी उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो हर एक से एक एक कतरा या एक एक पोर्शन उठा के हमने इस नए बोतल के अंदर गिरा दिया। और जब हम तीनों को मिक्स करेंगे तो एट द एंड में इस बोतल के अंदर जो स्याही बनेगी, ना वो ग्रीन होगा, ना वो ब्लैक होगा, ना वो रेड होगा, बल्कि वो किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। तो हमने इस ब्लैक कलर के रंग को एक मिक्सचर बनाया है। क्या बनाया बेटा? एक मिक्सचर बना दिया है। और ये मिक्सचर किस चीज से बना हुआ है? ग्रीन, ब्लू और रेड कलर से बना हुआ है। अब ऐसा तरीका कि हम इस मिक्सचर के अंदर से वापस ग्रीन कलर को सेपरेट करें, वापस ब्लू कलर को सेपरेट करें, वापस रेड को अलग कर लें, उस तरीकेकार को क्या कहा जा रहा है? क्रोमेटोग्राफी कहा जा रहा है। आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, आपने उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन डिफरेंट केमिकल से बना हुआ होगा। अब उन्हीं केमिकल को एक दूसरे से अलग करना है। तो वो प्रोसेस जिसमें किसी भी मिक्सचर से
उसके अंदर के टुकड़ों को वापस अलग करो। हमने क्या किया था, इनको मिला के ये बनाया, अब वापस इसी से हमने क्या करना है, उनको अलग करना है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं क्रोमेटोग्राफी का नाम दे रहे हैं। अगला हम देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए बेटा हमारे पास दो कंडीशन होने चाहिए। क्रोमेटोग्राफी किस प्रोसेस पे डिपेंड कर देता है बेटा, ये भी इंक है, ये भी इंक है, ये भी इंक है, ये तीनों इंक हैं, और आपको पता है ये तीनों के तीनों खास मालिक्यूल से बने हुए, ऑल आर मेड अप ऑफ स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ मालिक्यूल। और 9th 10th में आपने पढ़ा है कि कोई भी मालिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी है कि कोई मालिक्यूल पानी में हल होता है और उस मालिक्यूल का अपना मालिक्यूलर वेट होता है। तो ये जो इंक के अंदर ये जो ब्लैक कलर का इंक है, इसके मालिक्यूल अगर हम जुदा करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कौन से मालिक्यूल सॉल्युबल है और किस मालिक्यूल का मालिक्यूलर वेट कितना है। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं, टू प्रिंसिपल्स। उनमें से जो पहला प्रिंसिपल है उसे कहा जा रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कोई मॉलिक्यूल पानी में कितना हल होता है, या कोई मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हल होता है, या कोई मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितना हल होता है। दूसरे नंबर पर उसी मॉलिक्यूल जो पानी में हल हो रहा है उसका वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में हो, वेट ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमने यहां तक क्लियर है बेटा, ये प्रोसेस क्लियर है। खैर याद रखना क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। मजे की बात है, क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए कितने प्रिंसिपल हैं? क्रोमेटोग्राफी के कितने टाइप हैं? उन दोनों टाइप को करने के लिए कितने सब्सटेंस चाहिए होंगे? दो सब्सटेंस चाहिए होंगे। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने हर चीज को कितने बार करना होगा? टू को बार बार रिपीट करना होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगला हेडिंग हम देने जा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम समझ तो गए कितने टाइप होंगे? 2 टाइप्स होंगे। उनमें से जो पहला होगा उसको कहा जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, और जो दूसरा होगा उसे कहा जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमारा मकसद एक ही है कि हमने इस काले रंग के इंक से उसके पार्ट्स को अलग करना है, उसके पार्ट्स को जुदा करना है। आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके कार से कर लेते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए से करें, या आपकी मर्जी है कि आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए से उसके पार्ट्स को अलग कर लें। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो चीजें हैं ना बेटा, ये जो मैं इन सबको उठा के लेके नीचे आ लेता हूँ, इनसे मुझे बहुत काम पड़ने वाले आगे, तो इनको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, ताकि साथ में चलते रहेंगे लोग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। याद रखना पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होगा? पेपर इस्तेमाल होगा। इतना तो आपके दिमाग में आ गया, नाम के अंदर ही इसका काम छुपा हुआ है। फिलहाल मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, फिलहाल मैं इसकी टॉपिक की बेस बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि टॉपिक क्या क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको क्या चाहिए होगा? पेपर चाहिए होगा। ये बस अपने दिमाग के अंदर बिठा देना है। वैसे याद रख लें, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इससे अगर आपने ब्लू कलर को अलग करना है
इससे अगर आप लोगों ने ग्रीन कलर के सब्सटेंस को अलग करना है, इससे अगर आप लोगों ने रेड कलर के सब्सटेंस को अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए आपको दो तरह के सब्सटेंस चाहिए। कितने तरह के सब्सटेंस चाहिए? दो तरह के सब्सटेंस चाहिए। तो द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी in which a paper is used is called paper chromatography, is called as paper chromatography। रंग को अलग करने का वो तरीकाकार जिसमें आपके कागज को इस्तेमाल कर लें, उसको क्या कहा जा रहा है? पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जा रहा है। अब पेपर को किसी चीज के अंदर आपने डुबो के रखना है, या इन रंग को जुदा करने के लिए हमें कितने सब्सटेंस चाहिए होंगे? 2 सब्सटेंस चाहिए होंगे। फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर 2 substances। इस अमल को करने के लिए हमें 2 तरह के सब्सटेंस चाहिए। एक होगा पेपर, तो एक होगा पानी, एक होगा पेपर, एक होगा वाटर। बेटा बोर्ड में आप लोगों ने ये नहीं लिखने हैं, बोर्ड में आप लोगों ने इस पॉइंट्स को आप लोगों ने नहीं लिखना होगा। ये पेपर और पानी की बात को अपने बोर्ड के पेपर में नहीं लिखना डायरेक्ट। बाकी ब्लैक में मैं जितना लिख रहा हूँ वो आप लोग लिखिएगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के तौर पर कह रहा हूँ। कितने पेपर चाहिए बेटा? कितने सब्सटेंस चाहिए? 2 सब्सटेंस चाहिए, जिसकी वजह से जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके 2 सब्सटेंस हैं। उनमें से जो पहला सब्सटेंस होगा उसको नाम दिया जाएगा स्टेशनरी सब्सटेंस। क्या नाम दिया जाएगा? स्टेशनरी सब्सटेंस का नाम दिया जाएगा। आप सब्सटेंस कह दें या आप इसको फेज कह दें, एक ही मतलब है। दूसरा, इसके अंदर ये स्टेशनरी मतलब खड़ा होना, तो इसके अंदर जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा बच्चे? मूव करेगा, मोबाइल होगा, वो चलेगा, तो उसको कहा जाएगा मोबाइल सब्सटेंस। मोबाइल सब्सटेंस उसको कहा जाएगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा आपके सर के ऊपर भारी आ रहा है, नए नए लफ्ज़ हैं, सर जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उससे हट के जा रहे हैं। मैं फिलहाल इस टॉपिक को साथ में लिखवा रहा हूँ, समझा मैं आपको एंड में दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर को हम लिख रहे हैं, समझा मैं आपको एंड में दूंगा। तो जो स्टेशनरी सब्सटेंस है उसको क्या कहा जाएगा? उसमें एक खास कागज इस्तेमाल होगा। अ स्पेशल पेपर इज यूज्ड, अ स्पेशल paper is used at this phase, अब इस पेपर के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है जिसको मैं इतना खास लिख भी रहा हूं? ये पेपर खास धागे से बना है जिसे कहा जाता है सेलुलोज फाइबर, मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर, मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर्स। अगर ये सेलुलोज फाइबर से बना हुआ है तो सेलुलोज फाइबर की एक खूबी है कि उनके धागों के बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे गैप्स होते हैं। विच हैज गैप्स, विच हैज गैप्स। अब गैप कह दें या स्पेस कह दें, चलिए फिलहाल इतना आप लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग एक ख़ास किस्म के कागज़ का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कागज़ होगा ये ख़ास किस्म के दागों से बना होगा। इन दागों को क्या कहा जाता है? सेलुलोज फाइबर कहा जा रहा है। तो ये वो धागे हैं जो ख़ास तरीके से रखे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहा जा रहा है? सेलुलोज फाइबर कहा जा रहा है। और आप देख रहे हो बेटा, एक धागा और दूसरे धागे के बीच में गैप बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है ना बेटा? इनके बीच में क्या होता है? गैप्स होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला जो पेपर है
उसे क्या कहा, वो पेपर किस चीज़ से बना है, तो आप क्या कह देंगे, सेलुलोज से बना। किस चीज़ से बना है, सेलुलोज से बना हुआ है। अच्छा वो आपसे क्या देगा, सेलुलोज से बना है, तो और इसकी क्या खूबी है, तो आप बोलेंगे इसमें क्या होता है, गैप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, गैप और स्पेस होते हैं। तो वो आपसे ये पूछेगा कि इसको स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी क्यों कह रहे हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे, समझेंगे, आगे चल के देखेंगे, सीखेंगे। अगला है मोबाइल फेज। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा आपका दिल जो है ना उदास हो रहा है, लेट मी क्लियर इट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। आप समझ जाएंगे कि इसका कहने का क्या मतलब क्या है। मोबाइल फेज, जाहिर बात है स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज, उधर भी एक कोई चीज़ इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल होगा, कोई चीज़ इस्तेमाल होगा। A liquid is used, a liquid is used in this phase. A liquid is used in this phase. Liquid moves by a process called capillary action. पेपर वाट लिक्विड बाय कैपिलरी एक्शन, कुछ देर के बाद देखेंगे। अब सवाल ये बनता है कि इसको मोबाइल फेज क्यों कह रहे हैं, मोबाइल फेज क्यों कह रहे हैं, चलने वाला फेज, मोबाइल मतलब चलना, हरकत करना, टू वॉक, चलने वाला फेज इसको क्यों कह रहे हैं। बच्चे सोचने वाली बात है, चले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। लेट सपोज यहाँ तक लिखा हुआ तो है ना, आप लोगों ने अभी तक समझा नहीं है। आई नो कि मैं अगर आपसे कहूँगा कि समझा आप लोग यस सर, लेकिन खुदा की कसम समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है और इस टॉपिक में हम लोग करते क्या है। बच्चे जरा देखिएगा, लेट सपोज ये हमारे पास वो इंक की बोतल है जिसको हमने 3 कलर के कंपाउंड्स को, रंग को मिला के बना लिया। इसका रंग ब्लैक है, आपके सामने है, कलर ब्लाइंड नहीं हो, आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। हमने इस ब्लैक इंक से थोड़ा सा इंक उठाना है, इस पेपर के नीचे यहाँ पर डालना है, इस पेपर के नीचे यहाँ पर डालना है और इस इंक के कतरे को सुखाने के लिए छोड़ देना है। इतने में जब तक ये सूख जाए हम क्या कर लेते हैं, एक और बीकर ले लेते हैं, हम लोग एक और बीकर ले लेते हैं और इस बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इस बीकर के अंदर बच्चे थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो ये हमने एक बीकर उठाया और इस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमने बीकर के अंदर पानी डाल दिया। जब तक हमने पानी भरा बीकर के अंदर थोड़ा सा, तब तक ये जो कागज़ जिसको सेलुलोज फाइबर से बना हुआ है, इस कागज़ के ऊपर जो लगी हुई इंक है ये खुश्क हो चुका है। अब हम इस कागज़ को यहाँ से उठाएंगे और इस कागज़ को आके इस बीकर के अंदर लटका देंगे। क्या कर देंगे बेटा, लटका देंगे। अब ये कागज़ यहाँ पर इस बीकर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, लटक रहा है। ऐसे लटक रहा है कि इस कागज़ का जो नीचे वाला सरफेस है, जो इसका नीचे वाला किनारा है, वो पानी के सरफेस को खाली टच कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे का पूरा डुबो दिया, नहीं, जस्ट उस लेट्स सपोज ये पानी है, कागज़ को आपने आके इसके इस किनारे पे रख दिया। अब ये जो पानी अंदर मौजूद है, इस डब्बे के अंदर मौजूद है, वो पानी ये महसूस करेगा कि यार ये जो कागज़ है इसके सेलुलोज फाइबर के बीच में गैप्स मौजूद हैं, स्पेस मौजूद हैं। इसका मतलब यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल कम है, नीचे बर्तन के अंदर पानी के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। तो एक जगह पर जब पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हों, एक जगह पर पानी के मॉलिक्यूल कम है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है और पानी के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने लग जाते हैं। तो क्या होगा, इस बर्तन के अंदर जो रखी हुई पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएगा। क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएगा और यूं ये पानी
ऊपर चढ़ रहा है। इतने में ये पानी आएगा, इस काले इंक के ऊपर से भी गुजरेगा। तो ये पानी क्या हो रहा है, पेपर के ऊपर से गुजर रहा है। तो आप लोग मुझे बता दो, इस पेपर के दौरान हरकत कौन कर रहा है, वाटर हरकत कर रहा है। तो इस वजह से वाटर के लिए हमने क्या लिखा था कि मोबाइल फेज है। वाटर क्या है बेटा, मोबाइल फेज है। तो पानी क्या हो रहा है बेटा, ऊपर हरकत कर रहा है। अब जब पानी ऊपर हरकत करेगा तो पानी के रास्ते में काले रंग का इंक मौजूद है। पानी के रास्ते में क्या मौजूद है, काले रंग का इंक मौजूद है, जो अब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। अब जो ये पानी नीचे से गुजर के इंक के ऊपर से चढ़ के आगे जाएगा, तो इस इंक के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस इंक के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं। क्या होते हैं बेटा, पानी के अंदर हल होते हैं। लेट सपोज इस ब्लैक कलर के अंदर जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो पानी में ज्यादा हल हुआ, और ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल का वजन भी थोड़ा सा कम है। तो जब ये पानी ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ते हुए वो जो ग्रीन रंग का रंग हल हो चुका है, इसके अंदर सोलुबल था, वो इसके अंदर हल हो चुका है, वो भी पानी के साथ उठ के क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। इतने में ब्लू कलर और रेड कलर इस काले इंक के अंदर क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। अब क्या होगा, मजीद पानी ऊपर चढ़ेगा। क्या होगा, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो भी इस पानी के अंदर हल होगा, और वो भी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ब्लू को बड़ा ब्लू कर दूं ताकि रंग आपको दिखाई दे। तो ब्लू कलर भी क्या हो गया, ऊपर आया। और क्या हुआ कि फिर रेड कलर बचा, तो रेड कलर भी पानी में थोड़ा सा हल हुआ, वो भी क्या हुआ, ये तो आपको रेड नजर नहीं आ रहा, तो रेड कलर भी क्या हो गया, ऊपर उठ के आ गया। तो हमारे पास एक ऐसा तरीका आया, शुरू में आप परेशान हो रहे थे कि कैसे एक मिक्सचर के अंदर के टुकड़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कागज के टुकड़े के जरिए से, कागज अपनी जगह पे खड़ा है, हिल नहीं रहा, कागज के अंदर पानी ऊपर उठ के जा रहा है। उस पानी का काम क्या है कि वो जो इंक का कतरा है उसमें चीज जो सॉल्युबल है उसको अपने अंदर हल करके क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, उठा रहा है। अब जो चीज जितना ज्यादा हल होगा वो उतनी ऊपर जाएगा, जो चीज जितना कम हल होगा वो क्या होगा, दरमियान में होगा, जो हल्के लेवल पे हल होगा वो क्या होगा, फिर बीच में रहेगा। और यूं क्या किया, एक काले इंक से हमने उसके कंपोनेंट्स बना लिए। ये टॉपिक समझ गए, नहीं समझो, लेट मी रिपीट विद एन अदर एग्जांपल। शराब की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने शराब की आपको एक एग्जांपल दी कि एक आदमी है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एक्सीडेंट करके मर जाता है, तो बाद में पता चल जाता है कि इस बंदे ने शराब पिया। लेट सपोज एक इंसान के जिस्म के अंदर 5 लीटर खून का मौजूद है, और एक शराबी बंदा जब शराब पीता है तो वो ज्यादा नहीं पीता। लेट सपोज उसने इंतहाई थोड़ा सा शराब पिया है, वो कितना बेटा, 30 ml है, बहुत थोड़ा सा, एक आधे प्याले से भी आधा शराब पिया हुआ है। अब ये जो शराब पिया है ना बेटा, इस अल्कोहल का थोड़ा सा हिस्सा इसके ब्लड के अंदर जाके मौजूद होगा, और इसका थोड़ा सा हिस्सा इस बंदे के पेशाब के अंदर मौजूद होगा, जिसे हम लोग नाम दे रहे यूरिन का। सुनने में तो ऑकवर्ड लग रहा होगा, आप लोगों के बेचारा हैरान होगा। अब बेटा डॉक्टरों के लिए ये लफ्ज़ बोलना बहुत आम हो गया, हम लोग समझाने के लिए मरीजों को दिन रात ये बोल रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी आम लफ्ज़ हो गया यूरिन, ये चीज़ें अभी हमारे लिए वो हल्के लफ्ज़ हैं। तो आप लोग हो सकते हो माइंड कर लो, बट सॉरी टू से मैं अपने टॉपिक को कर रहा हूँ। तो कुछ शराब की जो मिकदार है वो यूरिन के अंदर चला गया है, और कुछ शराब कहाँ पर गया बेटा, ब्लड के अंदर आया हुआ है। अब हम इस बंदे की यूरिन टेस्ट करेंगे। इस बंदे को हम एक बोतल दे देंगे, एक टेस्ट ट्यूब दे देंगे, और कह देंगे कि जाके इस यूरिन के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना यूरिन डाल के आओ। जी बच्चे, वो तो मर गया है। चलो जिंदा है, आपकी बात सही है, चलो जिंदा है। एक शराबी है, आप इसको एग्जाम कर रहे हो, डॉक्टर ने आपको मेरे पास भेजा कि ये लड़की पुलिस के दाखिला लेना चाह रही है, अब आप कंफर्म कर लो कि इस लड़की ने कभी शराब पिया है या नहीं पिया, तो मैं आपकी यूरिन की टेस्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से करूँ, ठीक है बेटा। चलो बेचारे को मारते नहीं है, जिंदा कर लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, यूरिन है। सर मरे हुए बंदे का टेस्ट कैसे करेंगे? कर सकते हो बेटा, उसके ब्लड सैंपल ले लेते हो, यू हैव टू, हर तरीके का है। मरा हुआ बंदा है, आप उसके ब्लड सैंपल ले लेते हो, आप उसकी जो है ना बायोप्सी कर लेते हैं, आप उसकी जो है ना सारे कांट चांट के अंदर के ऑर्गन्स निकाल के देख सकते हो,
ठीक है ना बेटा। तो एक बंदा है, ये उसकी यूरिन है, आपने एक बीकर के अंदर यूरिन लिया, अब इस यूरिन को आपने उसी तरीके से एक कागज़ के ऊपर डाल दिया। अब ये यूरिन हमने क्या कर दिया, कागज़ के ऊपर डाल दिया। यूरिन इतना इसका गाढ़ा है कि काले रंग के ऊपर आ नहीं रहा। यूरिन को क्या कर दिया, इस कागज़ के ऊपर रख दिया और यूरिन को सुखाने के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा। तो जब पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा, इस यूरिन के अंदर जो अल्कोहल के मालिक्यूल हैं वो भी पानी में हल होंगे, वो अलग जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। और इस यूरिन के अंदर जो यूरिया के मालिक्यूल हैं, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वो अलग जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब जहाँ पर शराब अलग होगा, हम उसको पकड़ेंगे या उस जगह को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस कागज के ऊपर ये जो बनने वाला टुकड़ा है ये शराब का है। इसका मतलब इस बंदे ने शराब पिया हुआ था। तो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए से मालूम किया कि एक बंदे ने शराब आइदर पिया है या नहीं पिया। तो आप मुझे बता दो, इस कार्रवाई के दौरान कागज को हम हिला रहे थे, कागज खुद हिल रहा था, कागज बेचारा उदासी से खड़ा है अपनी जगह पर। तो कागज एक ऐसा सब्सटेंस है जो खड़ा हुआ है, इस वजह से क्या कहा जा रहा है, स्टेशनरी सब्सटेंस कह रहे हैं। अब वो लोग सब्सटेंस को बोलते हुए उनका मुंह ज्यादा टेढ़ा पेढ़ा हो रहा होगा तो उन्होंने क्या कहा, स्टेशनरी फेज। क्या कह रहे हैं इसको, स्टेशनरी फेज कह रहे हैं। आसान लफ्ज में उन्होंने कहा था बस सब्सटेंस में हम क्या कह देंगे, फेज कह देंगे। और चूंकि पानी मोबाइल था, मोबाइल सब्सटेंस था, तो उन्होंने सब्सटेंस की वजह से क्या कहा था, मोबाइल फेज का। इसको क्या कहा, मोबाइल फेज का। तो आप मुझे बताओ, मोबाइल फेज के अंदर जो चीज होगा वो चलेगा या रुकेगा? अमूमन क्या होगा, वो पानी नहीं होगा, मोबाइल होगा। और वो पेपर के किनारे को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिप कर दिया। अच्छा बेटा, इससे हमें एक और फायदा भी आ सकता है। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा हल होता है, सॉल्युबल है। आपको कैसे पता चला भाई नमक पानी के अंदर ज्यादा हल होता है, चीनी ज्यादा हल होता है, कैसे पता चलेगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए से पता चलेगा। क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल को डाल देंगे, जिसके मॉलिक्यूल ने ज्यादा फासला तय किया वो ज्यादा सॉल्युबल है, जिसके मॉलिक्यूल ने कम फासला तय किया वो क्या होगा, कम सॉल्युबल है। हम यूं अपने आप से एक अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी